नमस्कार बच्चों, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान के बारे में जानेंगे। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ अर्थात जो घूमते रहते हो या यात्रा करते रहते हो। वे अपने घर साल में एक बार आकर अनाज आदि का प्रबंध कर फिर घुमक्कड़ी के लिए निकल पड़ते थे। नागार्जुन का एक नाम यात्री भी है। मैथिली भाषा में उनकी रचनाएं यात्री के नाम से ही मिलती हैं। कवि ने यहाँ छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर उमड़ने वाले भावों को अंकित किया है। उनका मानना है बच्चों की मुस्कान से कठोर हृदय भी पिघल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कविता की ओर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित का अर्थ है दांतों वाली। 6 से 8 महीने के बच्चे की मुस्कान कैसी होती है बच्चों? छोटे छोटे दांत दिखते हैं, इसीलिए वो मुस्कान बेहद प्यारी होती है। इसीलिए यहाँ पर कवि जब कई महीनों के बाद अपने घर लौटता है तो उनकी नजर अपने बच्चे की निश्चल मुस्कान पे पड़ती है। उनके मन में यह भाव आते हैं, इसीलिए वे अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह मनमोहक मुस्कान बेहद आकर्षक है। ये मुर्दे में भी जान डाल सकती है। कभी आपने छोटे बच्चे की तरफ देखा है? वे कितने प्यार से और मनमोहक रूप से मुस्कुराता है, और जब छोटे छोटे दांत दिखते हैं तो वो मुस्कान और भी आकर्षक हो जाती है। इसीलिए कवि ने कहा कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा अलंकार है? धूली धूसर। हाँ, ठीक पहचाना, यहाँ है अनुप्रास अलंकार। धूली धूसर का अर्थ है धूल से सना हुआ, और गात का अर्थ है शरीर। अब छोटा बच्चा जब जमीन पर खेलता है, धूल में खेलता है, तो पूरे शरीर पर धूल तो लग ही जाती है, फिर भी वह बुरा नहीं लगता। इसीलिए कवि कहते हैं तुम्हारा यह धूल से सना शरीर मैला होने पर भी कितना आकर्षक है। तुम्हारे शरीर की शोभा निराली है। तुम्हारे अंगों की शोभा कमल के समान है। जलजात कहते हैं कमल को। तुमको देखकर ऐसा लगता है मानो कमल सरोवर छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो, ऐसा कवि का कहना है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। फिर से इस पंक्ति में परस पाकर तुम्हारा ही प्राण अनुप्रास अलंकार है। परस का अर्थ है स्पर्श अर्थात छूना। कठिन पाषाण, कठिन कठोर, पाषाण यानी पत्थर। अब कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन सकता है। अर्थात तुम्हें देखकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी वात्सल्य से भर उठेगा, प्रेम से भर उठेगा। क्यों बच्चों? जब हम किसी छोटे बच्चे को हंसता मुस्कुराता देखते हैं तो मन करता है ना इसे गोद में ले लें। वैसे ही कवि कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी वात्सल्य से भर जाएगा। तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल जैसे रसहीन और कांटेदार वृक्षों से भी शेफालिका की फूलों की तरह वर्षा होने लगती है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर ही बांस और बबूल जैसे रसहीन और कांटेदार वृक्षों से भी शेफालिका के फूलों की तरह वर्षा होने लगती है। बच्चों, बांस और बबूल कांटेदार वृक्ष हैं और उनसे वर्षा होने लगती है का अर्थ है कि बच्चे के कोमल शरीर का स्पर्श इतना अच्छा है कि कठोर से कठोर या कांटेदार वृक्ष से भी फूलों की वर्षा कर दे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए एक टक देखना। अब कवि और बच्चे का मिलन पहली बार हुआ है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुमने अब से पहले मुझे कभी देखा ही नहीं था, मैंने ही तुम्हें पहली बार देखा है आज, इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। और शायद इसीलिए
मुझे एकटक बिना पलक झपकाए देखते ही जा रहे हो। छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो किसी को पहली बार देखता है तो उसे एकटक पलक झपकाए बिना देखते रहता है ताकि वह उसे पहचान पाए। यहाँ भी वह बच्चा कवि को एकटक देखे जा रहा है ताकि उसे पहचान सके कि ये है कौन। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मुझसे तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो। शायद मुझे पहचानने के प्रयास में ही तुम मेरी ओर एकटक देख रहे हो। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। अब बच्चा कवि को एकटक देखे जा रहा है, इसीलिए कवि अपने शिशु से कहता है कि तुम कब से मुझे एकटक देखे जा रहे हो, मुझे पहचानने के प्रयास में आंखें भी नहीं झपका रहे हो। इस प्रकार देखते देखते तो तुम थक जाओगे, इसलिए चलो मैं ही आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ जो पहली बार में ही परिचय नहीं हो पाया, परिचय तो बाद में भी हो जाएगा, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब यहाँ कवि बच्चे की माता का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारी माँ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से तुम मुझे मिले, मेरा परिचय तुमसे हुआ। अर्थात तुम्हारी माँ ना होती तो तुम मेरे पुत्र कैसे होते। मैं तो तुमको जान ही नहीं पाता कि तुम कौन हो। तुम्हारी माँ ही तो हैं, जिनके कारण ही मैं जान पाया कि तुम मेरे पुत्र हो। इसीलिए तुम्हारे छोटे छोटे मोती जैसे चमकीले दांतों पर खेलने वाली इस मुस्कान को देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ आया है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। चिर प्रवासी का अर्थ है जो लंबे समय तक कहीं और रहने वाला हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब कवि कहता है कि पुत्र तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिसके कारण मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अब क्योंकि कवि तो घुमक्कड़ हैं, वे बाहर ही रहते हैं घर से यात्रा पर, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो लंबे समय तक परदेश में भटकता रहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। मैं इस घर में कभी कभी अतिथि की तरह आता हूँ, इसलिए हे प्रिय, तुम्हारा मुझसे अभी तक मिलन नहीं हो पाया था। मैं तुम्हें छोड़कर इधर उधर भटकता रहा। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। अर्थात मैं तुम्हें छोड़कर इधर उधर भटकता रहा, मैं तुम्हें प्यार भी नहीं दे पाया तथा अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ता रहा। अब यहाँ अपने शिशु को देखकर कवि को अपने कर्तव्य का एहसास हुआ कि उसने तो अपने परिवार के प्रति कोई फर्ज ही नहीं निभाया। यह उनका अपराध बोध भी बताता है। यहाँ कवि महसूस कर रहे हैं कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। अब यहाँ कवि अपनी पत्नी का धन्यवाद करता है कि उनकी अनुपस्थिति में उसने बच्चे के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया। उनके कारण ही वह उसे देखने का अनंत सुख प्राप्त कर पाया है। इसलिए वे कहते हैं कि शिशु के पालन पोषण में पिता की भूमिका भी माँ ने ही निभाई है। जब वे परदेश में थे तो माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क का पान कराया। मधुपर्क दूध, घी, शहद, दही और गंगा जल को मिलाकर बनाया जाता है। ये एक पेय पदार्थ है जो बच्चे को पिलाया जाता है, बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए अब वो मधुपर्क का पान बच्चे को कौन कराता है? उसकी माता। इसीलिए कवि कहते हैं वह तुम्हारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती थी। उनकी कोमल उंगलियों से मधुपर्क चाट चाट कर तुम बड़े हुए हो और इस समय तुम मेरी ओर कनखियों से देख सकते हो। कनखी मार देखना अर्थात तिरछी नजर से देखना। छोटे बच्चे आपने देखा होगा एकटक तिरछी नजर से देखते रहते हैं। ये बालक भी अपने पिता को उसी नजर से, तिरछी नजर से देख रहा था। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कवि कहते हैं कि जब मेरी तुमसे आंखें चार होती, अर्थात हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, तो तुम्हारे चमकीले दांतों की मुस्कान मेरे मन को मोह लेती। तुम्हें देखकर मैं भाव विफल हो जाता हूँ, भाव विभोर हो उठता हूँ।
तुम्हारा इस प्रकार भोलेपन से मेरी ओर निहारना मेरे मन को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। मुझे तुम्हारी यह छवि शोभायमान लगती है, अर्थात बेहद प्रिय लगती है। छविमान का अर्थ है शोभायमान, बहुत अच्छी लगने वाली। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दांतों वाली मुस्कान मुझे बेहद अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आशा है यह कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं।